हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग जो सीरीज़ शुरू किए हैं क्लास 9th के लिए हैशटैग शुरुआत बैच, उसमें साइंस चल रहा है और साइंस में हम लोग तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है और किस तरह से परमाणु जो है आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अणु का निर्माण करता है, जिसमें हम लोगों ने उसके द्रव्यमान के बारे में भी पढ़ा, उसके संतुलन के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो क्या है? परमाणुकता। क्या है? परमाणुकता है, एटोमिसिटी है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अणु में कितनी परमाणु है। तो किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और इस चीज़ को शुरू करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखेंगे, एक एक करके जानेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल के जरिए इन सब चीज़ों को क्या करेंगे? सोचेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का? परमाणुकता। ठीक है, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक अणु है H2O। ये अणु है किसका? तो ये अणु है वाटर का। किसका अणु है? वाटर का अणु है। ये जल का अणु है। अब इसमें कितना एटम है? तो 2 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो टोटल एटम कितना हो गया? 3 हो गया। तो दिए गए अणु में आपको क्या करना है? दिए गए अणु में आपको परमाणु की कुल संख्या पता करना है और उसको बता देना है। ठीक है, जैसे आपने एक थैला लिया और उस थैला में मान लो 5 अमरूद है और 3 केला है और 2 आम है। तो 5 3 8 2 10। तो टोटल कितने संख्या हो गए उसमें जो है फल का? तो 10 हो गया। कितनी प्रकार है वो यहाँ पे नहीं जानना है, ओवरऑल कितना नंबर है वो आपको देखना है। ठीक है, क्या है? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कितनी परमाणु है उसकी बात हो रही है और उसी की संख्या को ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे ये आर्गन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और ओजोन है। अब आर्गन जो है क्या है? आर्गन क्या है? तो आर्गन एक नोबेल गैस है। तो जितने भी नोबेल गैस है वो सिंगल एटम के तौर पे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको सिंगल एटम के तौर पे ही क्या होता है? दिखाया जाता है। इस चीज़ का क्या करना है? ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले देखिएगा आप, तो सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा? हीलियम है। हीलियम के बाद क्या है? नियोन है। नियोन के बाद क्या है? आर्गन है। ये सभी के सभी क्या है? तो ये सभी के सभी नोबेल गैस है। क्या है? ये नोबेल गैस है। ठीक है, ये क्या होता है? अनएक्टिव होता है। क्या होता है? ये अनएक्टिव होता है। ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये अभिक्रियाशील नहीं होता है। इसलिए इन सबों को क्या किया जाता है? सिंगल एटम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सिंगल एटम के द्वारा इसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो इस चीज़ को क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। इतना ही नहीं, जितने भी मेटल होते हैं, मेटल को भी सिंगल एटम के द्वारा ही दिखाया जाता है। जैसे यहाँ देखिए सोडियम है, एल्युमिनियम है, लोहा है, उसके बाद देखिए कॉपर है, Ag है, Au है, उसके बाद जो है Hg है। ठीक है, इन सबों को भी क्या किया जाता है? सिंगल एटम के द्वारा दिखाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसकी अणु में करोड़ों इसके क्या होंगे? परमाणु होंगे, लेकिन इसको लिखा इसी फॉर्म में जाता है।
ये तत्व के रूप में भी है और ये परमाणु के रूप में भी है, लेकिन लिखा इसको ऐसे ही जाता है। तो इसकी जो परमाणुकता है वो क्या हो जाएगी, तो 1 ही रहेगी। लेकिन जैसे हम लोग आ जाते हैं अलग अलग चीज़ों पे, डायटोमिक पे, जो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है हमारे नेचर में, वहाँ पे आपको क्या होगा, समझना होगा, देखना होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखिए ओजोन है, उसके बाद यहाँ देखिए फास्फोरस है 4, उसके बाद देखिए सल्फर 8। ये भी क्या है, ये भी एक तरह का अणु है जो किससे मिलके बना हुआ है, जो एटम से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन ये हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में ये इसी फॉर्म में पाया जाता है, ये 2 के ही फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डायटोमिक कहते हैं, इसे ट्राइएटोमिक कहते हैं। ये तो टेट्रा है और यहाँ पे क्या है, ऑक्टा है, ठीक है, 8 है। तो ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे परमाणुकता क्या हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 8 होगा। क्योंकि इन अणुओं में परमाणुओं की संख्या 2, 2, 3, 4 और 8 है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, परमाणुकता निकाल सकते हैं और बता सकते हैं। किसका, तत्व का, जो तात्विक अणु है उसका। ठीक है, हम लोग अभी 100% यौगिक पे नहीं गए हैं, 100% अणु पे नहीं गए हैं। जो तात्विक अणु होता है उस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आर्गन का परमाणुकता कितना है, 1 है। यहाँ हीलियम का कितना है, 1 है। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए, अब ऑक्सीजन का कितना है, 2 है। अब ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे नेचर में इसी फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे डायटोमिक कहते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 है, क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन आपको O2 के फॉर्म में पाया जाना है। हाइड्रोजन भी प्रकृति में O2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन भी प्रकृति में N2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इन सबों का परमाणुकता कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए, फास्फोरस 4 के रूप में पाया जाता है, तो ये चतुपरमाणुक हो जाएगा। सल्फर 8 के रूप में पाया जाता है, तो ये बहुपरमाणुक हो जाएगा। ओजोन 3 परमाणु का एक संयोजन से बनता है, तब इसे त्रिपरमाणुक कहते हैं। तो इस तरह से जो तात्विक अणु है, जो तत्वों के अणु है, उसमें कितने परमाणु है उसको देखिए, उसकी संख्या को बताइए, और वही उसकी क्या होगी, परमाणुकता होगी, एटोमिसिटी होगी। हम लोगों ने अभी देखा, किस चीज़ का देखा, तो तत्व का देखा। यहाँ गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, तत्व लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एलिमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो तत्व लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तत्व के बाद जब हम लोग यौगिक के अणु पे आएंगे, तो यौगिक के अणु में परमाणु को देखना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यौगिक के अणु को लेते हैं। किसके अणु को लेते हैं, तो यौगिक के अणु को लेते हैं। ठीक है, यौगिक के अणु। ठीक है, तो यौगिक के अणु ले लीजिए आप। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग यूज करते हैं वाटर का, वाटर ले लीजिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। उसके बाद क्या ले लीजिए, NH3 ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए। उसके बाद चलिए बढ़ाते हैं, Na2CO3 ले लीजिए। उसके बाद चलिए कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ताकि एक साथ कई तरह के एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, उसके बाद H2SO4 ले लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है, यौगिक के अणु का एग्जाम्पल है, यौगिक के अणु का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ गए, किसका एग्जाम्पल है, यौगिक के अणु का एग्जाम्पल है। अब यहाँ परमाणुकता कैसे चेक कीजिएगा, तो हाइड्रोजन का कितना है, 2, ऑक्सीजन का 1, टोटल हो गया 3। कार्बन का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 2, टोटल हो गया 3।
नाइट्रोजन का कितना है 1, हाइड्रोजन का कितना है 3, टोटल हो गया 4। यहाँ पे देखिए सोडियम का कितना है 2, कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 3, ऑक्सीजन का कितना है 3, तो कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का 1 है, कार्बन का 1 है, लेकिन ऑक्सीजन का कितना है 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो टोटल कितना हो गया 7। तो इस तरह से यौगिक के अणुओं में परमाणुओं की संख्या को निकालते हैं और यौगिक के अणुओं का परमाणुकता इस तरह से तैयार किया जाता है और इस तरह से बताया जाता है। समझ गए बच्चे? और एक एग्जाम्पल ले लीजिए NaCl, ठीक है। तो सोडियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, टोटल कितना हो गया 2। अब देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो जब आप परमाणुकता के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे या ये वीडियो देखेंगे तो सबसे सरल भाषा में परमाणुकता समझिए कि अणु में कुल परमाणु की संख्या, एक अणु में कुल परमाणु की संख्या, उसी को क्या कहते हैं परमाणुकता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं बिना लेट किए हुए, ठीक है। अब मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को परमाणुकता को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ निष्क्रिय गैसों एक परमाणुक अणुओं का निर्माण करती है, जो मैं आपको पहले ही बताया कि मेटल में, और जो निष्क्रिय गैस होता है, अनएक्टिव होता है, नोबेल गैस होता है, उन सबों में एक ही परमाणु होता है जो पूरे अणु को और पूरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग जो है, ठीक है, अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आगे इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक सूत्र, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में केमिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है केमिस्ट्री के मूल, जो कोर केमिस्ट्री होता है, जो मूल केमिस्ट्री होता है, उस रीजन में प्रवेश करते जा रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। इसको कहते हैं रासायनिक सूत्र। कोई भी पदार्थ एक रसायन है और उस पदार्थ का अपना एक नाम है और उसका एक केमिस्ट्री में सूत्र है और उसी को कहते हैं रासायनिक सूत्र। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 बार ये चीज़ लिखना पड़ेगा तो लिखेंगे। ये है पानी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? संस्कृत में जल कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं, ठीक है। और केमिकल का जो नाम है इसको क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O इट मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोजन जो है 2 ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ कंबाइन किया और 2H2O इस तरह से बनाया। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी देखेंगे अलग अलग केमिकल फॉर्मूला को। पहले आप इसका जो है, जो NCERT कह रही है वो देख लीजिए। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। कहने का मतलब है कि वो जो अणु है, वो जो यौगिक है, वो जिन परमाणु से मिलके बना हुआ है उसी परमाणु का संकेत होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे किसका? वाटर का। तो वाटर किससे बना है? तो वाटर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है। हाइड्रोजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन किया है। तब इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं और इसी चीज़ को हम लोग रासायनिक सूत्र कहते हैं या इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? उसके अवयवी परमाणुओं का एक सांकेतिक निरूपण होता है, ठीक है। अवयवी परमाणुओं का एक सांकेतिक निरूपण होता है, ठीक है। और रासायनिक सूत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो रासायनिक सूत्र की विशेषताओं को जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लें तो बेहतर होगा। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं NaCl, तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं NH3, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं अमोनिया, ठीक है।
अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन के लिए हम लोग C का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का प्रयोग करते हैं, और डाई का मतलब होता है 2। तो ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। और इसका केमिकल नेम अगर लिखना हो तो इसी तरह से लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ये केमिकल नेम है। क्या है? एक केमिकल नेम है। और इस केमिकल नेम का ठीक है, ये जो नाम है, ठीक है, इसी से हम लोग कार्बन का C ले लेते हैं, ऑक्सीजन का O ले लेते हैं, और डाई का जो है 2 ले लेते हैं। और यही हो गया इसका सांकेतिक निरूपण। क्या हो गया? सांकेतिक निरूपण। ठीक है, बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, यहाँ अमोनिया है, तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन मिल के बना हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। यहाँ जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के बना हुआ है, तो ये क्या हो गया? अमोनिया हो गया। इस तरह के कई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ देखिए C6 है, H12 है, और O6 है। ये क्या है? तो ये क्या है? तो ये है एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या गुण है, उस गुण पे आते हैं। और गुण पे आने के बाद एक एक करके सभी गुणों पे हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है? तो अभी देख लेते हैं सबसे पहला गुण क्या है। थोड़ा सा साफ कर लें ताकि देखने में कोई परेशानी नहीं हो आप लोगों को। सबसे पहला गुण क्या है कि रासायनिक सूत्र के संघटकों की संयोजकताएं या आवेश बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो सूत्र आपने लिखा है उसकी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। जैसे वाटर के लिए वैलेंसी पूरी है, कभी भी वाटर को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तब ये रासायनिक सूत्र नहीं होगा। सिर्फ ये बस वैसे ही आपने 2 संकेत को एक जगह लिख दिया है। रासायनिक संकेत ये है, पदार्थ को रिप्रेजेंट करने वाला वो संकेत होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए, तब जाके वो होगा। ऐसे ही कोई 2 चीज़ को रख देंगे तो उसके बीच कोई संबंध नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है? धातु एवं अधातु के यौगिक की रासायनिक सूत्र की संरचना में धातु पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को समझना है। क्या कह रहा है ये? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो सोडियम पहले लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड को बाद में लिखेंगे। अगर हम लोग NaCl को लिखेंगे तो Na को पहले लिखेंगे, Cl को बाद में लिखेंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि लिखने के क्रम में जो रूल है वो मेटल को पहले लिखा जाता है और उसके बाद नॉन मेटल को लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? नॉन मेटल को लिखा जाता है। मतलब रासायनिक सूत्र लिखने का जो नियम है उसमें धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लिख दिए हैं H2O। अब बोलिएगा आप लोग कि सर यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन ये तो क्या है? ये अधातु है, तो इसको आप क्यों लिखे हैं? तो जब 2 अधातु रहे, जब 2 अधातु रहे, ठीक है, 2 क्या रहे? अधातु रहे, है ना? तब अपने को क्या देखना है कि कौन उस दोनों में किसका नेगेटिविटी जो है वो कम है। तो जो नेगेटिव कम होगा इसका मतलब तुलनात्मक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जब हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है क्या होता है? लेस नेगेटिव होता है और ऑक्सीजन जो है मोर नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव होता है और ये डेल्टा प्लस का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब 2 नॉन मेटल हो, 2 अधातु हो, तो उसमें जो पॉजिटिव नेचर का होता है थोड़ा सा तुलनात्मक, उसको पहले लिखते हैं और जो ज़्यादा नेगेटिव होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब आप 11th 12th में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बताएं
ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लगातार वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिनको इन जानकारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देखा, यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ सोडियम क्लोराइड है और कॉपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पे उदाहरण में क्या है, कैल्शियम मेटल है, आगे है सोडियम मेटल है, आगे है कॉपर मेटल है, आगे है ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है ना। अब क्या है, तीसरे नंबर पे आ जाइए, बहुपरमाणुविक आयन। आयन की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। आयन किसको कहते हैं, तो जब परमाणु आवेशित हो जाता है तब उसको आयन कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया विस्तार से। और ये दो प्रकार का होता है, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो बहुपरमाणुविक आयन के रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में इसे कोष्ठक में रखा जाता है और फिर उस चीज़ को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, संयोजकता या आवेश को उसके नीचे लिख के रखा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इन सब चीज़ों को आप देखिए, समझिए ये क्या कह रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये है कैल्शियम, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। और ये है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं, एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो आयंस है उस आयंस को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट के नीचे क्या करते हैं, उसके परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एटम्स को दिखाते हैं। ठीक है, सब स्क्रिप्ट के तौर पे उसके एटम्स को दिखाते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे देखिए ये H, ठीक है, NH4 का होल 2 और SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट इसका क्या नाम है, अमोनियम सल्फेट इसका नाम है। ये कैसे बनता है, चलिए आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, NH3 क्या है, NH3 क्या है, NH3 एक अणु है। ठीक है, अणु है और इसका क्या नाम है, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे NH4Cl, ये है अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा और ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अमोनियम धनायन हो जाएगा। समझ गए, और ये क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब ये अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग हो गया। ठीक है, ये अलग हो गया और इसके अलग होने के बाद दूसरा चले आइए एग्जाम्पल के तौर पे, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये टूटेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये सल्फेट -2 के रूप में अलग हो जाएगा। अब इस चीज़ का काम होना है और यहाँ पे जो इसको घेरे हैं उसका काम होना है। ठीक है, समझे, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे NH4 का जो वैलेंसी होता है वो 1 होता है प्लस में, किसमें, प्लस में 1 होता है। ठीक है, और S4 का जो वैलेंसी होता है
वो माइनस में 2 होता है। कितना में होता है? माइनस में 2 होता है। अब इस तरह से जब ये कंबाइन करेगा अमोनियम और ये सल्फेट, तब क्या बनाएगा? तब ये बनाएगा NH4 का होल 2 SO4। तब ये बनाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तब ये क्या बनाएगा? अमोनियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब यहाँ पे ये सल्फेट का जो वैलेंसी 2 है या आयंस का जो संख्या है वो 2 है, वो इसके साथ क्या हो गया? कंबाइन हो गया। इसलिए NH4 को कोष्ठ में लिख के हम लोग क्या किए? यहाँ पे 2 लिखे और ये फ्री रह गया, क्योंकि इसका 1 है और 1 को नहीं लिखा जाता है। इस चीज़ को आप देखिए ध्यान से। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? आयंस वाले यौगिक में, ठीक है, आयंस वाले यौगिक में परमाणुकता को दिखाते हैं और रासायनिक सूत्र को बनाते हैं और ब्रैकेट में मुख्य रूप से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पुनः हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए साफ कर देते हैं और तेज़ी से एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि बहु परमाणुविक आयन में रासायनिक सूत्र में आने की स्थिति में तब क्या होगा? तो कोष्ठक में रखा जाएगा और फिर संयोजकता या आवेश को उसके कोष्ठ में लिख दिया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे 2 लिख दिया गया है और यहाँ पे भी 2 लिख दिया गया है। कोष्ठ में यहाँ पे भी है, कोष्ठ में यहाँ पे भी है। ठीक है, तो समझ गए रासायनिक सूत्र क्या होता है और रासायनिक सूत्र के क्या क्या गुण होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या देखते हैं? आणविक द्रव्यमान देखते हैं। आपको धीरे धीरे पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है। क्लास 9 जो है फाउंडेशन है। जिस बच्चे का 9th और 10th जितना बेहतर होगा, उस बच्चे का 11th 12th उतना ही बेहतर होगा। 9th 10th में ही अगर नहीं समझेंगे तो 11th 12th में कुछ नहीं समझेंगे, ये आप मान के चलिए। ठीक है, ये क्या है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ये स्टार जो है हेडलाइन है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो अणु का द्रव्यमान। ठीक है, अणु का द्रव्यमान। ठीक है, अब अणु में क्या होगा? तो अणु में परमाणु होगा। परमाणु का ही द्रव्यमान निकाल लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। तो देखते हैं, किसी भी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान के जोड़ को आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान की भांति इसका मात्रक भी क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई होता है। कहने का मतलब है AMU ही होता है, या इस चीज़ को यू ही कहते हैं, सेम होता है। ठीक है, यहाँ जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, H2O को लिया है। किसको लिया है? H2O को लिया है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। 1 का कितना हो गया? 16। तो 16 और 2 उधर से ले लिया 18, 18 U। अब ये जो वाटर है, इस वाटर का यहाँ पे द्रव्यमान कितना निकल गया? आणविक द्रव्यमान कितना निकल गया? 18 U निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी निकाल के दिखाया है उसी तरह से, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। ठीक है, निकालने, ठीक है, जिसका जिसका निकालना है सबका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लीजिए आप, 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना, तो अभी देखिए जैसे NH3 का निकाल लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लीजिए आप। ठीक है, और उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड NH3 हो गया। उसके बाद क्या निकालना है? उसके बाद कोई भी एक ले लीजिए। क्या एक ले लें? वाटर तो ले ही चुके हैं, वाटर के बाद कोई भी ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे NaCl है, ले लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है? तो नाइट्रोजन का कितना होता है? तो 14 होता है।
और हाइड्रोजन का 1 है और 3 है इसके, तो कितना हो गया 14 और 3 17 हो गया, तो 17 U हो गया इसका। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आपको। कार्बन का कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 दूना कितना हो गया 32, अब 32 और 12 कर दीजिए तो कितना हो गया 44 U हो गया। ठीक है, चलिए अब सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का 35.5 यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया, 3 5 हो गया, इतना U हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। अब क्या है सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब क्या है हम लोगों का टॉपिक, तो हम लोगों का टॉपिक है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ये सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र में जो परमाणु है उसके द्रव्यमान को निकाल लीजिए, वही हो गया सूत्र द्रव्यमान इकाई, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, जैसे आपको नहीं पता है आप लिखिए, उसके बाद उसको जोड़ दीजिए। जैसे देखिए Na2CO3, ये निकल के ये बड़ा सा कंपाउंड है H2SO4। ठीक है, देख लीजिए। अब इसका द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, 2 कण है तो 2 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए। कार्बन का 12 होता है तो 12 लिखिए, और ऑक्सीजन का 16 होता है, जितना है उतना लिखिए और उसको जोड़ दीजिए। जोड़िए कितना होता है, तो ये हो गया आपका 46 और ये हो गया 12 और 16 32 48। ठीक है, अब इसको जोड़िए आप, कितना हो गया। ठीक है, तो 8 2 10, 10 6 16। ठीक है, 10 6 16, 4 1 5 और 5 4 9 और 9 1 10। अब इतना U हो गया इसका द्रव्यमान। फिर से आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये 48 है, इसमें 12 दे देंगे 60 हो जाएगा, और 60 और 40 100 और 6 106, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको यहाँ से यहाँ लिख लीजिए। अब दूसरा का चलते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, तो 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 लेते हैं हम लोग, और इतना 16। ठीक है, तो अब जोड़ दीजिए 2 32 और 16 चौका 64। ठीक है, तो 4 2 6 6 2 8 और 6 3, ठीक है 9। चलिए यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से क्या हो गया 98 U आ गया। ठीक है, 4 2 6 2 8 3 और 6 9, क्या हो गया 98 U आ गया। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी केमिकल फॉर्मूला में जो एटम्स है उस एटम्स का क्या कीजिए, सम ऑफ मास कीजिए। ठीक है, मतलब सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को आप जोड़ दीजिए। जब सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को आप जोड़ दीजिएगा तो उस सूत्र का क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान निकल जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे का टॉपिक क्या है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद उदाहरण है। उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए उदाहरण एक बार पुनः आप देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग कल मिलेंगे और कल जो है रासायनिक सूत्र लिखने के नियम को पढ़ेंगे कि रासायनिक सूत्र लिखा कैसे जाता है। यहाँ है सोडियम, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23 U होता है। और क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ठीक है, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है। इस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 और इधर 5। अब इतना निकल गया, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहेंगे, जो कि यहाँ पे भी ये निकाल के दिखाया है, आप देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1 से लेके 20 तक के तत्वों के परमाणु संख्या को जानना ज़रूरी है, उसके संकेत को जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ उसके द्रव्यमान को जानना ज़रूरी है। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये सारी चीज़ें निकाली जाती है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, कल मिलते हैं।